असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम आचार्य जी। वैसे तो मैं भी एक इंजीनियर हूँ और कई सारी नौकरियाँ बदली हैं और अभी कहीं मन नहीं लगा तो शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। खुद को बहुत आत्मविश्वासी मानता हूँ, परंतु इतनी सी बात कहने में भी मुझे आपके सामने कहीं ना कहीं एक डर, एक झिझक महसूस हो रही थी। अभी जैसे ठंड लग रही थी तो मैं यहाँ लकड़ी को जलाने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे आप बैठे हुए हैं इस वक्त और हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए इस मध्य रात्रि में भी इस ठंडे किनारे गंगा किनारे के तट पे हमारी समस्याएं सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मेरे मन में ये ऐसे ही एक ख्याल आया कि कहीं ये हम आपके प्रति अन्याय तो नहीं कर रहे हैं कि जैसे अपनी गर्मी के लिए मैं इस लकड़ी को जला रहा हूँ, हम गुरु को भी अपनी रोशनी के लिए जलाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। हमारी मूर्खता भी है, अज्ञानता भी है। यदि हम ना करें तो हमारे प्रति भी ये अन्याय होगा, और यदि ये करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें हिंसा भी नज़र आ रही थी, परंतु हमारे पास ऑप्शंस नहीं है ज़्यादा। मार्गदर्शन चाहूँगा। धन्यवाद। देखो, लकड़ी यदि बची रहना चाहती हो तो उसके प्रति हिंसा होगी, उसको जला देना। लकड़ी का यदि स्वभाव हो बचे रहना तो उसके प्रति हिंसा होगी, उसे जलाने की कोशिश करना। कोई अगर इसी में अपना स्वार्थ मानता हो कि वो तुम्हें देना ही चाहता है, तो उससे ले लेने में कोई अन्याय या हिंसा नहीं कर दिया। जो न देना चाहता हो उससे लेना हिंसा हो सकती है। जो देने के लिए तत्पर ही हो, जिसका उद्देश्य ही हो देना, उससे लेने में कोई हिंसा या क्रूरता वगैरह नहीं है। हो सकता है कि इस वक्त यहाँ बैठ करके मुझे ठंड वगैरह लग रही हो, मुझे अगर लग रही होगी तो आप सबको भी लग रही होगी, तो हो सकता है कुछ तकलीफ हो रही हो। अब प्रश्न यह है कि ज्यादा बड़ी तकलीफ कौन सी होगी। ये बातचीत करने में या ये बातचीत न करने में। विकल्प तो मेरे पास भी है कि मैं कह दूं कि अब रात बहुत हो गई, ठंड बहुत हो गई, चलते हैं फिर कभी। और हर आदमी अपने अनुसार अपने हित का ही काम करता है। मैं अगर कह रहा हूं कि नहीं अभी बात करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे अपना हित दिख रहा है, तभी कह रहा हूं कि बात करते हैं। तो इस तरह की कोई ग्लानि अपने मन में मत डालिए। आपने कोई हिंसा इत्यादि नहीं कर दी,
ये जो तकलीफ़ है जो हम यहाँ बैठ के झेल रहे हैं, ये छोटी तकलीफ़ है और साझी तकलीफ़ है। पहली बात तो इतनी बड़ी तकलीफ़ नहीं है कि किसी का शरीर जम ही जाए या अकड़ ही जाए। मेरे साथ तो इतना नहीं हो रहा, आपके साथ हो रहा है क्या? इतना ज़्यादा तो नहीं है कुछ। और दूसरी बात, अगर है भी तो किसी एक के साथ नहीं है, सबके साथ है। हम्म? और तीसरी बात यह है कि अगर ये न करें तो क्या करें, ये न करें तो क्या करें। मैं क्या करूं जब मुझे करना ही यही है, तो मैं और क्या करूं। अगर जो काम जरूरी है और जरूरी होने के नाते उसे चुना गया है, वो काम होता ही इसी तरीके से हो, तो ऐसे न करें तो कैसे करें। और वो काम हमने चुना है, हमें उसमें हित दिखता है, तो अपने ही लिए चुना है ना। सही रास्ते पर चलते हुए जो भी कठिनाइयां आए, उनको लेकर अपने प्रति दीनता मत रख लेना, एकदम भी नहीं। अपने आप को कभी बेचारा मत घोषित कर देना, एकदम भी नहीं। मन करेगा क्योंकि बुरा लगता है, कुछ करने निकले थे, उसमें कोई तकलीफ आ गई, चोट लग गई, वो होगा, निश्चित रूप से होगा। अपने आप से पूछना विकल्प क्या है। दूसरी बात, कोई जबरदस्ती करा रहा है क्या? स्वयं ही तो चुना है ना रास्ता, ये कह करके कि यही सही रास्ता है, और ज्यादा तकलीफ लग रही है इस रास्ते पर, तो बदल दो ये रास्ता। तब कहोगे नहीं, बदल तो नहीं सकते क्योंकि यही सही रास्ता है। ठीक वैसे जैसे हम कह रहे हैं नहीं, जब तक प्रश्न खत्म नहीं हो जाते हम उठ के नहीं जा सकते, क्योंकि यही सही बात है, यही सही काम है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, कि सही काम भी करेंगे, उसका रस भी लें, और साथ ही साथ ये भी कहें कि देखो मैंने कितनी तकलीफें सही, या मैं वीरगति को ही प्राप्त हो गया इत्यादि। नहीं, ना अपने लिए ऐसा सोचो, ना मेरे लिए ऐसा सोचो। हमने स्वयं चुना है ये करना, और चूंकि हमने चुना है तो इसमें जो तकलीफें आएंगी भी, वो भी हम ही ने चुनी है। हमें कोई अधिकार नहीं है फिर शिकायत करने का। न तुम स्वयं ऐसा सोचो कि तुम बहुत भारी तकलीफ झेल रहे हो, न मेरे विषय में ऐसा सोचो कि मैं भारी तकलीफ झेल रहा हूं। और अगर दिखाई देने लगे कि नहीं, तकलीफ तो झेल ही रहे हैं, तो पूछ लो विकल्प क्या है। ये ना करें तो और क्या करें, क्या करें। बहुत लोगों की सुबह बस है, कुछ लोगों की दोपहर में ट्रेन है, अभी ना बात करें तो कब करें, है ना। गुरु को अगर तुम लकड़ी की तरह जला भी रहे हो तो कुछ बुरा नहीं कर रहे, क्योंकि शायद वो चाहता ही है कि तुम उसे लकड़ी की तरह जला दो। जलने में उसका विरोध नहीं है, जलना ही उसका उद्देश्य है। प्रणाम आचार्य जी। आ, आचार्य जी, आप ये संस्था चला रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कर्म के बारे में बताएं कि सही कार्य चुनो, और जैसा कि हम हमारा पूरा दिन वो कार्य में देते हैं, तो आप आपके कोर में बैठ के सारा डिसीजंस और सब कुछ लेते हैं। आप वेदांत के कोर पे बैठ के या अद्वैत के कोर पे बैठ के। तो अभी जैसे मैं कुछ कंपनीज के लिए ग्रोथ और उनके सेल्स पे काम किया हूँ, और मेरे डैड का भी व्यवसाय है तो उसमें भी मैं देखता हूँ। तो उसमें हम इंसेंटिव्स रखते हैं हमारा माल बेचने के लिए, और मैं 1 साल से आपको सुन रहा हूँ। तो
मुझे बहुत क्षुद्र लेवल पे, बट मुझे समझ आ गई है माया कैसे हमारे साथ खेलती है, हमारी वृत्तियाँ कैसे काम करती है। तो अब मैं जब सेल्स में ग्रोथ पे काम करता हूँ, मुझे मेरे कस्टमर्स का और कस्टमर्स की वृत्तियाँ और चीज़ें दिखती है। तो अगर मैं कोई कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड में हूँ या उनकी कोई ज़रूरत वाली चीज़ों पे हूँ, तो मुझे बेचने के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ता है कि उनकी या तो वृत्तियों के साथ थोड़ा खेल लिया गया, या फिर उनको कन्विंस करने के लिए, बिजनेस के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और तो उससे क्या मैं, क्या क्या उसमें मेरा मुझे ट्रुथ की तरफ जाने के लिए या कुछ जाने के लिए क्या वो रोक सक रहा है, या फिर मैं अपने कोर से हट जा रहा हूँ? तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कैसा कार्य चूज़ करना चाहिए। और ये सारी दिक्कतें जब आती है कि मैं लोगों की वृत्तियों के साथ खेल रहा हूँ व्यवसाय के लिए, वो ब्रांड के लिए, क्योंकि मुझे कोई डीलर है मेरा, तो मैं उसे कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ कि मेरा माल बेचो, तो वैसा। तो मुझे इस बारे में कैसा सोचना चाहिए? देखो, वृत्तियों के पार तो वृत्तियों से होके ही जाया जाता है। जैसे अगर जंगल से बाहर निकलना हो तो जंगल से गुजर के ही जंगल से बाहर निकल सकते हो। जंगल में अगर फंसे हुए हो और जाना है जंगल से बाहर, तो जंगल से गुजर के ही बाहर जाओगे। हम्म। बात ये नहीं है कि तुम किसी की वृत्तियों का उपयोग कर रहे हो तो सही किया या गलत। बात यह है कि क्यों उपयोग कर रहे हो, क्या चाहते हो। उद्देश्य क्या है, किस हेतु। दुनिया के हर काम में वृत्ति का तो उपयोग करा ही जाएगा, क्योंकि वृत्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। ये हम पूरा जो संसार देख रहे हैं, ये वृत्ति का ही फैलाव है। उसी का उपयोग करोगे जो भी काम करोगे। मैं भी तुमसे बात अगर कर रहा हूं तो तुम्हारी वृत्ति को ही संबोधित कर रहा हूं। हम जो बात कर रहे हैं वो, ये जो झालरें इनके बिना भी हो सकती थी ना। ये झालरें क्यों चाहिए हमको? क्योंकि मन की वृत्ति होती है किसी सजी हुई जगह को ज्यादा महत्व देने की, किसी सजी हुई जगह पर ज्यादा उत्साहित अनुभव करने की। अन्यथा ये बातचीत तो हम ये जगमग झालर वगैरह के बिना भी कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि आपको यहां उत्साहित क्यों किया जा रहा है? आपकी वृत्ति का उपयोग किस कारण, किस उद्देश्य किया जा रहा है? संत भी अपनी बात बोलते हैं, और बाजार में कोई विक्रेता होता है वो भी अपनी बात बोल रहा होता है। बात तो दोनों बोल रहे हैं, और दोनों अपनी बात किसी दूसरे से ही बोल रहे हैं। पर क्यों बोल रहे हैं? गीत संतों ने भी लिखे, और गीत शराब घरों में भी चलते हैं। संत ने गीत किस हेतु लिखा, और शराब घर में गीत किस वजह से बचता है, यह देखना होगा। गीत तो माध्यम की तरह उपयोग किया जाता है संतों के द्वारा भी, क्योंकि गीतात्मक तरीके से जो बोला जाता है वो हमें ज्यादा रुचता है। तो संतों को भी पता है कि अगर संगीत के साथ कुछ बताएंगे तो आप ज्यादा आसानी से सुन लेंगे। बाजार भी जानती है कि अगर संगीत के माध्यम से बताएंगे तो आप ज्यादा आसानी से सुन लेंगे। लेकिन संत क्या बताना चाहते हैं और बाजार क्या बताना चाहती है, इन दोनों बातों में अंतर है ना। हम्म। वृत्ति ऐसी है, समझ लो जैसे तुम्हारा हाथ। अगर मुझे तुम्हें अपनी ओर खींचना है तो मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ के ही तुम्हें खींचना है। वृत्ति तुम्हारा हाथ है जिसे पकड़ करके तुम्हें अपनी ओर खींचूंगा। प्रश्न यह है कि तुम्हें मैं क्यों खींच रहा हूं अपनी ओर। कोई तुम्हें अपनी ओर खींच सकता है तुम्हें लूटने के लिए भी, कोई तुम्हें अपनी ओर खींच सकता है तुम्हें बचाने के लिए भी। तो बिल्कुल तुम अपने ग्राहकों या अपने डीलरों की वृत्तियों के साथ खेलो, लेकिन ये तो पूछ लो कि किस लिए, क्या चाह रहे हो, उद्देश्य क्या है। और सुनो,
ऐसा आदमी खतरनाक हो जाता है जो वृत्ति से खेलना भी जानता है, लेकिन मुक्ति से बचना भी। वो बहुत गड़बड़ आदमी हो जाता है। वो फिर पूरी दुनिया का इस्तेमाल कर लेता है क्योंकि उसने सीख लिया है दुनिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लेकिन वो दुनिया का इस्तेमाल करता किसी बहुत छोटे स्वार्थ के लिए है। जैसे कोई विज्ञापन दाता होता है ना, वो बिल्कुल समझ गया है कि विज्ञापन कैसा बनाए कि लोगों के मन के सारे ताले हम खोल दें, वो जान गया है। और बहुत चतुराई से वो ऐसा विज्ञापन बना रहा है जो देखने वाले के मन को बहुत गहराई से पकड़ लेगा। बड़ी चतुराई दिखाई, लेकिन किस उद्देश्य से? क्या करा? कुल इतना जबरदस्त विज्ञापन बनाकर क्या करा? टोपी बेच ली। कुल उद्देश्य था टोपी बेचना, और उसके लिए आपने जबरदस्त चतुराई दिखा दी। जनता के मन के साथ खेलना आ गया, जनता के मन में घुसना सीख लिया, लेकिन ये नहीं जाना कि किसी के मन में यदि घुसो तो उसके मन को साफ करने के लिए, गंदा करने के लिए नहीं। तो तुम क्या करोगे? अब तुम खतरनाक हो जाओगे। तुम लोगों के मन में घुसोगे और उन्हें गंदा करोगे। इसीलिए ये तो कर ही मत देना कि साइकोलॉजी सीख लो और स्पिरिचुअलिटी नहीं सीखी। मनोविज्ञान घातक हो जाता है अध्यात्म के अभाव में। हाँ। पर आचार्य जी, मतलब मैं वो जो उनकी वृत्तियों के साथ खेल रहा हूँ, पर वो सिर्फ पैसे के मुनाफे के लिए है, जो ना कि उनको व्यक्तिगत लेवल पे मेरा कोई मैं कुछ नुकसान करूँ। बट मतलब मैं अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर मैं वहाँ रह के क्या पता मैं फिर डुअलिटी में आ जाऊँ और फिर ट्रुथ से दूर होने लग जाऊँ और अपने कोर पे ना रहूँ। तो वो वाले पोजीशन में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए और बार बार अपने कोर पे कैसे वापस आया जाए? देखो, मुनाफा एक ही होता है इंसान का। तुम्हारा किस चीज में मुनाफा है इसके लिए पहले बताओ तुम कौन हो। तो तुम्हारा एकमात्र मुनाफा क्या? तो तुम किस मुनाफे की बात कर रहे हो? दूसरों की वृत्तियों से खेलकर तुम्हारी चेतना तृप्ति पा रही है, तो कौन सा मुनाफा? बैठो। प्रणाम आचार्य जी। कर्म से रिलेटेड सवाल है मेरा। अभी जैसे आज के सत्र में आपने बोला था कि सही, जैसे एक सवाल आया था कि किस फील्ड में कर्म करना चाहिए, तो आपने बताया था कि जहाँ तुम्हारी कमजोरियाँ खत्म होती हों और विश्व के लिए कुछ भला होता हो। तो ये कमजोरियाँ क्या हैं? मतलब ये समझ नहीं पा रहा मैम। जैसे कोई अगर, जब हम फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू गुजरते हैं 10-15 साल, तो जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे सामने रखे जाते हैं तो कोई किसी विषय में निपुण हो जाता है, कोई मैथमेटिशियन बन जाता है, तो वो अगर वो मैथमेटिशियन बेहतर वो संसाधन है, वो कमजोरियां या ताकत नहीं है, वो संसाधन है। ज्ञान संसाधन होता है। हम सांसारिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, जैसे गणित। किसी ने कॉमर्स पढ़ लिया, किसी ने कुछ और, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग पढ़ ली किसी ने। ये संसाधन है, रिसोर्स है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जिस कमजोरी को हटाने की बात कर रहा हूं वो आंतरिक कमजोरी है। हम काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं, पर काम की परिभाषा क्या है? हम कौन हैं? तो हमें क्या काम करना है? चेतना को ऊंचा
कैसे ले जाएं? उन जंजीरों को काट करके जो चेतना को जमीन से बांधे हुए हैं। जैसे कोई बड़ा भारी हाइड्रोजन बैलून हो, देखे हाइड्रोजन हीलियम के बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं। अब ये तो बड़ी हल्की गैस हैं दोनों ही, हाइड्रोजन भी हीलियम भी। उड़ क्यों नहीं जाते? 5, 7 या 10 मोटी मोटी रस्सियों से उनको नीचे बांधा जाता है, ऐसे खूंटों से बांधा गया, वैसे टेथरिंग की जाती है। तो चेतना को ऊंचाई कैसे देनी है? कैसे देनी है? रस्सियों को काट के। इसी को वर्क बोलते हैं। यही काम की सम्यक परिभाषा है। काम वो चुनो जो तुम्हारी रस्सियों को काटता हो। रस्सियों को काटने में मान लो चाकू लगता है, वो चाकू क्या है? संसाधन। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा बल, तुम्हारी डिग्री, जो भी तुम्हारी कलाएं हैं, प्रतिभाएं हैं, जो कुछ भी है, ये सब ये संसाधन है। इनके उपयोग से तुमको अपनी रस्सियों को काटना है। इसको काम बोलते हैं। यही वर्क है। वर्क माने ये नहीं कि पैसा कमाने गए। वर्क माने जो कुछ मेरे पास है उसका इस्तेमाल करके मैंने अपने बंधनों को काटा, वही वर्क है। और वो जीवन भर चलना होता है। उसको जिंदगी भर चलाना होता है, आखिरी सांस तक काम करना होता है। एक सवाल और है गुरुजी। मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करता हूँ। मैं जब बैंकिंग इंडस्ट्री को देखता हूँ तो मैं कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये इंडस्ट्री टोबैको इंडस्ट्री को भी फंड कर रही है, मीट इंडस्ट्री को भी फंड कर रही है, पोल्ट्री और डेयरी को भी फंड करती है। वहीं दूसरी तरफ मैंने ऐसे भी फंडिंग की है जहाँ पे गरीब महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको रोज़गार देने की कोशिश की जाती है। किसानों को भी फंडिंग की जाती है, एजुकेशन के लिए भी फंडिंग की जाती है। तो कैसे देखें इस इंडस्ट्री को? ये क्या? देखो, बात तो सीधी सी यही है कि इस पूरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब का उद्देश्य अंततः तुमको ज्यादा कंजम्पशन की ओर ढकेलना है। क्योंकि इस समूची अर्थव्यवस्था का ही वही केंद्रीय और एकमात्र उद्देश्य है। वो कहती है कि आदमी की भलाई, आदमी की खुशी, हैप्पीनेस ही इसी में है कि वो और ज्यादा कंज्यूम करे। तो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, कोई हो, यहां तक कि फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, उसका भी यही उद्देश्य है, तुम्हें इस लायक रखना कि तुम और ज्यादा भोग सको। हमने परिभाषित ऐसे करा है कि वेलफेयर इक्वल्स कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स is the study of maximizing welfare and welfare equals consumption। इसके मूल में दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है? कि हम वो लोग हैं जिनकी भलाई हो जाएगी अगर वो ज्यादा खाएं पिएं ओढ़ें पहने। वो ये मानते ही नहीं कि आपकी पहचान है अतृप्त चेतना। वो ये नहीं मानते। वो चेतना के तल पर बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि आप में चेतना की कमी है। वो कहते हैं आप में हैप्पीनेस की कमी है जो कंजम्पशन से पूरी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ये पूरी दुनिया ही इस दर्शन पर चल रही है। दुनिया का उद्देश्य मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है।
दुनिया का उद्देश्य मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस है, और ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, अधिकतम चेतना तक पहुंचना, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस, अधिकतम प्रसन्नता तक पहुंचना। दोनों अलग अलग तो हैं ही, अधिकतर मामलों में ये दोनों विपरीत भी चलते हैं। तो दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंजम्पशन के लिए काम करती हैं, क्योंकि उसी में मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस लगता है। कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज इनके लिए है नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार ये नहीं चाहता कि चेतना उठे। वो उठना नहीं, भोगना चाहता है। और हमारे विश्व की सारी व्यवस्थाएं अहंकार द्वारा संचालित हैं। इसीलिए तो जब आप बोलते हो विकास, तो उसका मतलब क्या होता है? जब आप कहते हो देश का विकास हो रहा है, इसका मतलब होता है देश के लोग अब ज्यादा सच्चे, सरल, अहिंसक और प्रेमी हैं। आप कभी पूछते क्यों नहीं हो उन लोगों से जो विकास की बातें करते हैं कि देश माने देशवासी? तो देश के विकास का तो यही मतलब होना चाहिए कि देशवासी ज्यादा बोधवान हो रहे हैं, ज्यादा प्रेमपूर्ण हो रहे हैं, सरल और सच्चे हो रहे हैं। पर वो ऐसी कोई बात ही नहीं करते। वो कहते हैं देशवासी आंतरिक तौर पर जैसे होंगे सो होंगे, विकास का अर्थ है सड़कें बननी चाहिए, 2 लेन का 4 लेन होना चाहिए, जैसे अभी ये पूरा हो रहा है 4 धाम वाला हाईवे। ये विकास है। भले ही उस 4 लेन की वजह से अब और ज्यादा लोग अपनी गाड़ियों पर बैठ करके जाएं कि पहाड़ों पर एसी चल रहा है, वहां शराब पीने में ज्यादा मजा आएगा, पर हम उसको विकास मानेंगे। और होना यही है। जैसे ही सड़क और ज्यादा चौड़ी होगी, पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। और हम जानते ही हैं कि पर्यटक पहाड़ पर क्यों आते हैं। वो वास्तव में विकास नहीं होगा, वो विनाश होगा। लेकिन हम उसे विकास मानेंगे क्योंकि सड़क तो चौड़ी हो गई ना, और चूंकि ज्यादा पर्यटक आने लगे इसीलिए ज्यादा होटल भी बन गए ना, उसको हम विकास मान लेंगे। पूरी हमारी अवधारणा ही एंटी कॉन्शियसनेस है। कोई मतलब ही नहीं चेतना से, कोई मतलब ही नहीं कि इंसान की मूल पहचान क्या है। तुम भीतर से सड़ रहे हो, गल रहे हो, अगर तुम बाहर अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हो तो ये विकास कहलाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बाहर अच्छे कपड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन इस प्रश्न पर बड़ा विचार होना चाहिए कि मनुष्य के विकास में कितना महत्व बाहरी सुख सुविधा और भोग का है, और कितना महत्व आंतरिक स्पष्टता और सफाई का है। ये विचार नहीं किया जाता। हमने विकास का 100% अर्थ बना दिया है भोग। और ये बात ऐसा नहीं कि भारत में ही हो रही है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। समझ रहे हो? प्रणाम आचार्य जी, ये मेरा दूसरा शिविर है। इससे पहले मेरा जो पहला शिविर था वो ठीक 1 साल पहले मैंने किया था, दिसंबर के महीने में ही, ऋषिकेश में। तो पहले शिविर के ठीक 2 या 3 महीने पहले ही मैंने आपको सुनना शुरू किया था, और उससे मुझे बहुत ताकत मिली थी। मुझे एक MBA के बाद एक जॉब ऑफर थी, मतलब पे वाइज वगैरह अच्छा था, बट मुझे कोई उसमें मन नहीं था। तो उसके विरोध के लिए घर में मुझे मतलब डिसीजन तो वही करना था, बट विरोध के लिए ताकत मिली। पहले शिविर के बाद मैंने मीट तो जून में छोड़ दिया था। आफ्टर द दिसंबर वाला शिविर मैं डेयरी भी पूरी तरह छोड़ दिया।
उसके बाद जो मैंने नोटिस किया, मेरा चेतना का स्तर नीचे गिरा है पिछले 1 साल में, इतना कि इस दूसरे शिविर में आने से पहले मैं बहुत शर्म महसूस कर रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या क्या बोलूँ मैं इधर आके, कैसे बैठूंगा आपके सामने ऐसे। मैं तो सोचा कि कुछ पूछूंगा भी नहीं, बट फिर अभी आपने दोपहर को बोला कि आप इधर आए हो, सवाल पूछिए, तो मैं सोचा कि थोड़ा ऑनेस्टली आपसे पूछूं। जो चीज़ मुझे 2 चीज़ों में मार्गदर्शन चाहूँगा आचार्य जी। पहली चीज़ जो मुझे तंग कर रही है वो है सीधे बोलूँ तो काम वासना। मेरे और इस चीज़ पे आपने काफ़ी बोला भी है और मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, बट मैं वापस पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे मन ने काफ़ी ट्रिक्स बना लिए उसके अराउंड, इसलिए वापस पूछ रहा हूँ। मेरे मन में ऐसा ये बना लिया है कि जब तक वो अनुभव नहीं होगा तो उससे मैं फ्री नहीं होऊंगा, ऐसा माइंड में, ब्रेन में बन रखा है। एंड वो इट कीप्स बाइटिंग मी, एंड आई नोटिस कि इन एड्रेसिंग दैट मेरा काफ़ी इट्स इन अ वे मेरे एक्टिविटीज़ को डिफाइन करने लग गया है। एंड दैट इज जो अनुभव हो गए हैं उनसे फ्री हो गए हो क्या? तो वो अनुभव भी तुम ले लोगे 10, 20, 100, 50 बार, तो क्यों उससे फ्री हो जाओगे? ये तर्क कैसे आया? अगर अनुभवों को लेने या दोहराने से अनुभवों से मुक्ति मिलती, तो जो अनुभव तुम 100-50 बार ले चुके हो उनसे तो मुक्त हो गए होते ना। ऐसा हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो ये चीज बस सेक्स या काम वासना पर ही क्यों लागू होगी भाई? बात खत्म हो गई उसकी। जी, आचार्य जी एक और सवाल था। आचार्य जी, मुझे हमेशा से पढ़ाना था, बहुत बचपन से, कि मैं सोचता था कि मुझे टीचिंग करना है। सब्जेक्ट बदलते रहे, फाइनली मैं गणित पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में। आई एम एक्चुअली डूइंग व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, पर अभी भी एक इनकम्प्लीटनेस फील होता है। इनकम्प्लीटनेस है इसलिए अनुभव होती है, वो तो है ही। खतरनाक बात तब होती जब इनकम्प्लीटनेस फील नहीं होती। ये तो शुभ बात है कि तुम्हें सच्चाई अनुभव हो रही है। गड़बड़ लोग वो होते हैं जिन्हें लगता है कि सब पूरा है, एकदम ठीक ठाक। तुम्हें लग रहा है अधूरा है, अच्छी बात है। 2-4 तरीके आजमा लो, उसके बाद भी अधूरापन अनुभव होता रहे, और अच्छी बात है। फिर समझ में आता है कि अधूरापन हटाने का जायज और कारगर तरीका एक ही है। फिर आदमी उसकी ओर बढ़ता है। धन्यवाद। अधूरेपन का अनुभव करना कोई अशुभ बात नहीं है, वो ईमानदारी की बात है, क्योंकि अधूरे तो हम सभी हैं। ताज्जुब ये है कि कुछ लोगों को क्यों नहीं अधूरापन सालता। नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम साहिल है, मेरी उम्र 24 वर्ष है। मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ और जितना देखने में आ रहा है कि धरती इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रही है, जिसमें क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग है और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस हैं। तो मैंने अपने तल पर रिसर्च करी कि एज एन आर्किटेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे सॉल्यूशंस मिले कि जैसे सस्टेनेबल बिल्डिंग्स हैं, इको होम्स हैं, नेट पॉजिटिव बिल्डिंग्स हैं और वर्नैकुलर बिल्डिंग्स हैं जो कम से कम इफ़ेक्ट डालेगी इन्वायरमेंट पे। जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो अप्रोक्स 40-50% इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसमें कार्बन एमिशन मोस्ट है। तो उसमें जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताए उसमें वो सहायता कर सकते हैं। तो
इस सॉल्यूशंस को मैं अप्लाई करना मतलब करता हूँ, स्टार्टिंग मतलब कोशिश करता हूँ, तो बाहर से मतलब दो विरोध उठते हैं, भारी और भीतरी। भारी में संसारिक वाला है कि बात करता हूँ लोगों से तो वो अपनी बेहोशी में बात करते हैं कि छोड़ो ना, क्या करना है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है तो होने दो। तो इसमें मुझे पता है कि उनकी बेहोशी है, होश से वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे। तो एक तो उनकी चेतना पर काम करना ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को समझें कि ये अगले 20-30 सालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है पूरे विश्व के लिए। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, और करप्शन भी होता है। इंडिया की बात करूं कि इस चीज़ को बहुत कम लोग मानते हैं। जैसे अध्यात्म की बात करूं कि जैसे आपकी बात करता हूं तो विरोध उठता है, वैसे इसी की बात करता हूं विरोध उठता है। तो ये भारी चीज़ है एक तो, इससे एक दिक्कत ये है। एक भीतरी दिक्कत है कि वृत्तियों की दिक्कत है। इस पर मतलब मैं काम करना चाहता हूँ तो इसमें आलस घेरता है और काम वासना घेरती है, और मतलब इस काम से प्रेम नहीं हो पा रहा। मैं काम ये करना चाहता हूँ पर जैसे आपने बताया कि किसी भी वृत्ति का सॉल्यूशन प्रेम है किसी भी काम से, तो ये मुझे लग रहा है, मेरी समझ है कि ये एक सार्थक काम है। तो मैं इस सार्थक काम से प्रेम करना चाहता हूँ पर किसी कारणवश हो नहीं पा रहा। तो इसमें बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। अपने आप को बांधना पड़ता है। फिर हम इतने सच्चे लोग नहीं है ना कि सच्चे काम से प्रेम हो ही जाए, पर अगर बौद्धिक तल पर भी जान गए हो कि वो काम सही है और इस योग्य है कि उससे प्रेम किया जाए, तो अपने आप को उससे बांध दो। धीरे धीरे प्रेम भी होगा। तत्काल ही ये उम्मीद रखोगे कि प्रेम हो जाए पहले उसके बाद काम शुरू करूंगा, प्रेम होगा कैसे? प्रेम सही चीज से तब होगा ना जब पहले तुम सही होगे। तुम सही तब होगे जब सही चीज के साथ चलोगे। तो फिर मुर्गी आई पहले या अंडा, उसमें फंसे रह जाओगे। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत यहीं से कर दो कि सही काम के साथ अपने आप को बांध दो। सही काम तुम्हें सही कर देगा। जब तुम्हें वो सही कर देगा तो तुम्हें सही काम से फिर प्रेम भी हो जाएगा। शुरुआत बंधने से होगी। और सर जो भारी विरोध उठता है कि जैसे करप्शन हो गया और ये सब, इस पे कैसे क्या करूं? कि हर छोड़ो ना। चीज को एक साथ नहीं निपटा सकते, हर समस्या का एक साथ नहीं सामना कर सकते। मैं यहाँ बैठा हूँ इस वक्त ऋषिकेश में, कई ऐसे काम हैं जो किए जाने चाहिए। गंगा मैली हो रही है, लोग तट पे गंदगी डाल देते हैं, नहा धो लेते हैं, इधर जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, और संस्कृति खराब हो रही है, घाटों पर उछल कूद मची रही। बहुत सारे काम हो सकते हैं। एक काम पकड़ो जो तुम्हें पता है कि सही है और उसे पूरे जतन से करो। एक काम अगर सही कर रहे हो तो फैलते फैलते और 5 कामों को सही कर देता है। ठीक है, ये आपके हिसाब से सार्थक काम है? तुम्हारे हिसाब से। मैं इसके तथ्यों से परिचित नहीं हूँ, पर अगर तुम कह रहे हो कि आर्किटेक्चर में बहुत संभावना है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की, वो जो 30 to 40% है जो इफेक्ट कर रही है, अगर बिल्कुल, फिर तो बिल्कुल एकदम जायज़ है, आवश्यक है बल्कि, कि तुम इस चीज़ को करो। और होगा भी, मैं समझता हूँ बिल्कुल होगा, क्योंकि बिल्डिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, उसका जो पावर कंजम्पशन है बिल्डिंग का, उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो सब निश्चित रूप से इस चीज़ सर वो में। पूरी लाइफ साइकिल है कि किसी रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन से लेके बिल्डिंग के ठीक, डिमोलिशन तक, ठीक ठीक तो वो ठीक। पूरी लाइफ साइकिल बहुत फर्क पड़ता होगा। बस वो प्रेम का ही पूछ रहा था कि वो कैसे हो प्रेम, हम फिर बोल रहा हूँ ना, हम इतने अच्छे लोग नहीं हैं कि हमें अच्छाई से तत्काल प्रेम हो ही जाए।
हमें पता भी होता है कोई चीज़ अच्छी है तो हमें नहीं उसकी ओर खिंचाव होता, खिंचाव हमें बुराई की ओर रहता है। तो खिंचाव का इंतज़ार करोगे तो बैठे रह जाओगे। एक बार जान गए कोई चीज़ सही है, उससे अपने आप को बांध दो, कमिट हो जाओ। फिर वो चीज़ ही तुम्हें इस लायक बना देगी कि तुम उस चीज़ से प्रेम कर सको।